हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो कोई इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, डाटा है हमारे एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है आधार प्रोग्राम के बारे में। स्टूडेंट्स, एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडी, उनके द्वारा इंडिया का जो आधार प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स हैं वो रेज किए गए हैं। फर्स्ट कंसर्न है इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, उसके रिगार्डिंग में कि इस हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के अंदर जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसका वर्क करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो प्राइवेसी के कुछ इश्यूज हैं उनको भी रेज किया गया। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के इश्यू हैं, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के जो इश्यू हैं उनको यहाँ पे रेज किया गया है मूडी के द्वारा। अब ये मूडी बेसिकली क्या है? मूडी भी स्टूडेंट्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसके द्वारा कंट्रीज़ को रेट किया जाता है। ये प्रोग्राम के बारे में स्टडी किया गया था, उनके द्वारा रेट किया जाता है और उसके अंदर बताया जाता है कि इस कंट्री के अंदर जो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो सही है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव सही हैं, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मूडिंग का जो रेटिंग है वो सही होगा तो देखिए कि उस कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। मूडी ने इंडिया की जो रैंकिंग है पिछले कुछ सालों में इम्प्रूव की है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव की है कि यहाँ पे जो बिजनेस करने के रिगार्डिंग में इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छे जो क्लियरेंस है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जो सिंगल विंडो क्लियरेंस का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक रिपोर्ट हुआ करती थी, बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती थी, बट 2020 के समय उसको डिसकंटिन्यू किया गया क्योंकि उसके अंदर कुछ इरेगुलेटरीज आई थी सामने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। इंडिया ने काफ़ी अच्छी रैंक अचीव की थी। लास्ट रैंक आई थिंक 63 इंडिया की रैंक थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, और इंडिया का टारगेट था कि हमको टॉप 50 के अंदर जो रैंक है उसको अचीव करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आधार प्रोग्राम के बारे में, तो इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिससे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश दिया जा सके। हमारे यहाँ पे जो मिडिल मैन का जो यहाँ पे पहले किसी भी स्कीम के अंदर में जो यहाँ पे कुछ मनी है जो मिडिल मैन के थ्रू जो हुआ करता था, उस मिडिल मैन को यहाँ पे इग्नोर करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। काफ़ी सारी जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है उनके अंदर में, जिससे कि हमारा जो जैम है जनधन आधार मोबाइल, उस ट्रिनिटी का अच्छे से यूज़ किया जा सके। इन तीनों का जो संगम है उसको एक अच्छे से यूज़ किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा, और मिडिल मैन का जो खर्चा है उसको यहाँ पे ख़त्म किया जा सके, मिडिल मैन का जो करप्शन है उसको यहाँ पे मिटाया जा सके। अब इनके द्वारा जो कंडीशंस है वो इनके द्वारा जो कंसर्न्स है वो क्या रेज किए गए हैं? एक तो देखिए कि इंडिया के आधार प्रोग्राम में जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी या जो प्राइवेसी के जो इश्यूज हैं वो कंटिन्यूस रेज किए गए हैं। इवन अपोजिशन गवर्नमेंट के द्वारा भी जब आधार जो एक्ट है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आया था, बट 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था आधार एक्ट के रिगार्डिंग में कि आधार के अंदर आपका यहाँ पे जो डाटा है, जो भी बायोमेट्रिक डाटा है 6 मंथ के लिए स्टोर होगा गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अंदर ये भी माना गया था कि आपका जो डाटा है उसके बाद में डिलीट कर दिया जाएगा। सर्विलेंस का इसको एक जो टूल है वो नहीं माना था उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम आधार एक्ट के बारे में बात करें तो ये सिटीजनशिप का, आपका जो सिटीजनशिप है उसका ये प्रूफ नहीं है। सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था, और आप भी अपना आधार को निकाल के देखना, उसके अंदर लिखा है कि ओनली आईडी प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है आपका जो आधार है, आधार कार्ड है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आधार कार्ड के बारे में, तो 12 डिजिट का हमारा ये आधार कार्ड होता है। 2009 में यूआईडीआई के नाम की जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आधार कार्ड, उसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, उन्हीं के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। आपके जो बायोमेट्रिक डाटाज हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, और रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा 2021 के समय आपका जो इलेक्शन कार्ड है, आपका जो इलेक्टोरल रोल के अंदर जो इलेक्शन कार्ड होता है उसको इसके साथ में जो कनेक्ट करने की बात की गई थी। 2018 के उस एक्ट के अंदर प्रोपोर्शनलिटी की बात की गई कि आप जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उसके अंदर इसको यूज़ कीजिए। इसके अलावा बात की गई थी 2018 के उस एक्ट के अंदर में कि यहाँ पे जो मनी बिल के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया था। डेट इज़ ऑल अबाउट द आधार प्रोग्राम, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, एक ओटीपी का कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल आईडी का भी एक कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल आईडी का एक कॉन्सेप्ट है, 16 डिजिट की वर्चुअल आईडी होती है किसी भी आधार कार्ड का जो यहाँ पे सर्विलेंस है उसको रिड्यूस करने की रिगार्डिंग में या उसका बेटर यूज़ करने की रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ओटीपी का एक कॉन्सेप्ट है, आपका जो रजिस्टर नंबर है उसके पर वन टाइम जो पासवर्ड है वो आपको डिलीवर किया जाएगा, जिसके थ्रू आप इस आधार को जो है एक्सेस कर सकते हो।
यहाँ पे जो बायोमेट्रिक का जो क्वेश्चन रेज किया गया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एक रिलायबल क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मनरेगा के अंदर आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम की जो बात की गई है, तो आप देखिए कि बायोमेट्रिक के थ्रू वहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा किसी भी पर्सन का। और हमारे यहाँ पे जो लेबर वर्कर्स जो काम करते हैं वो देखिए ग्लव्स ये सब नहीं पहनते हैं, इसकी वजह से कंटिन्यू हैंड्स के थ्रू उनको वर्क करना होता है, ह्यूमिड कंडीशन है, उसकी वजह से जो हाथ की जो हमारी जो रेखाएं हैं, हाथ की जो बेसिकली जिस बायोमेट्रिक्स के थ्रू यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन होगा, ऑथेंटिफिकेशन होगा, वो हो सकता है कि यहाँ पे आपको अगर लगे तो आप यहाँ पे आपका आसपास अगर कोई लेबर कम्युनिटी से या जो लेबर सेक्शन से कोई पर्सन है तो आप उनका देख सकते हो, वो आपको कंटिन्यूस इस तरीके से कहेंगे कि बैंक के अंदर वो गए, उनका जो जो अंगुलियां हैं वो प्रेस की उन्होंने, जो भी उन्हें फिंगर्स वहाँ पे किया बायोमेट्रिक के थ्रू, और उनका यहाँ पे जो ऑथेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाया। ऐसे काफ़ी केसेस आए थे सामने, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के अंदर ये पब्लिश किया गया था कि हमारा जो लेबर सेक्शन है उसको यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस है उस तरीके से हैं। इवन आप हाउस होल्ड के अंदर भी अगर हम बात करें, जो बर्तन होते हैं ना हाउस होल्ड के अंदर में, उनको भी हैंड्स के थ्रू आप कंटिन्यूस अगर साफ सफाई करते हो तो भी आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो यहाँ पे डिस्टोर्ट हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द आधार प्रोग्राम। मूडी का जो कंसर्न है वो रेज किए गए हैं, उसके बारे में हमने बात की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। 2020 के समय हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था मल्टीपल एंट्री मल्टीपल ऑप्शंस का। मल्टीपल एंट्री क्या है? बेसिकली आप देखिए कि हमारा कॉलेज सिस्टम की अगर हम बात करें, नॉर्मल जो कॉलेज है, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, तो आपको जो 3 ईयर का कोर्स आपको देखने के लिए मिलता है, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। और आपने टेक्निकल कोई एजुकेशन की है, जैसे बीटेक में 4 ईयर है, एमबीबीएस में 5.5 जो ईयर, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये किया गया था कि अगर आप 1 ईयर का यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो 1 ईयर के बाद में आपको जो सर्टिफिकेशन है वो दिया जाएगा। एक एकेडमिक बैंक है वो बनाया गया था, जो एकेडमिक बैंक के अंदर में बेसिकली आपका जो हर ईयर का जो क्रेडिट है वो वहाँ पे स्टोर होता रहेगा। और 1 ईयर का सर्टिफिकेशन के थ्रू आप यहाँ पे एग्जिट करके कहीं दूसरी जगह जो सेकंड ईयर है वो ज्वाइन कर सकते हो। डेट इज ऑल अबाउट द मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का जो कॉन्सेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो उसके अंदर केरल स्टेट ने यहाँ पे जो कंसर्न है वो रेज किए थे, केरल ने इम्प्लीमेंट करने से मना किया था कि हम इस मल्टीपल एंट्री एग्जिट को नहीं कर सकते। एक आपको एग्जिट टेस्ट आपको एक मेडिकल के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। मेडिकल का एग्जिट टेस्ट क्या है? 5 ईयर का जब आप एमबीबीएस करोगे ना, 5 ईयर का एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद में ये 5 साल की जो पढ़ाई है उसका एक टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको एनालाइज किया जाएगा कि आप नेक्स्ट मेडिकल प्रैक्टिस करने की रिगार्डिंग में हो या नहीं। तो उसके भी ये कंसर्न्स रेज किए गए थे कि ऑलरेडी मेडिकल के अंदर इतनी सारी स्टडी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और 5 साल तक आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी होती है मेडिकल सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद में आप देखिए कि आप एग्जिट के समय भी एक टेस्ट है, तो उस समय अगर कोई बच्चा वहाँ से निकलता है, उसको वैसे मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसको ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्ट में वो किया तो उसका डिग्री कैंसिल है, वो नहीं है। तो ये एक मेडिकल के अंदर भी एक एग्जिट टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल एंट्री एग्जिट, कि यहाँ पे आप 1 साल का जो कोर्स करोगे आपको जो कुछ क्रेडिट है जो मिलेगा, सेकेंड ईयर का जो डिप्लोमा है वो आपको मिलेगा, 3 ईयर का जो प्रोग्राम, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो आपका एक बैंक के अंदर जुड़ता रहेगा। तो इसको डिसकंटिन्यू करने की बात की गई है कि सूटेबल नहीं है इंडिया की कंडीशंस के अकॉर्डिंग में। दैट्स इज ऑल अबाउट द मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में है, हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था इसको, कि केरल हाई कोर्ट ने, केरल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो बात नहीं मानी, उसके अगेंस्ट में एक पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की बात को नहीं माना गया, ओबीसी जो लिस्ट है उसको रिवाइज नहीं किया गया। अगर हम बात करें कि अब केरल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि हम जल्दी ओबीसी जो लिस्ट है उसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ओबीसी लिस्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 127 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। स्टेट्स को जो पावर है ओबीसी लिस्ट के अंदर, जो स्टेट्स को जो पावर है कि सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड जो क्लास है उनको रिकॉग्नाइज करने का, तो उसके थ्रू यहाँ पे लाया गया 105 आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके थ्रू बेसिकली इनकी जो भी रिकमेंडेशंस है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ओनली सेंटर के पास पावर होगी यहाँ पे ओबीसी लिस्ट को रिकॉग्नाइज करने की, बट गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये जजमेंट कि सेंटर के पास ओनली पावर होगी ये रिकॉग्नाइज करने की ओबीसी लिस्ट को। बट बाद में आपको देखिए कि उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बिल लाया गया और उसके थ्रू यहाँ पे स्टेट्स को जो पावर है वो रीस्टोर की गई थी।
दैट्स ऑल अबाउट द ओबीसी लिस्ट, जिसकी रिवाइज की बात की गई है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे इसको रिवाइज किया जाएगा, यहाँ पे केरल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। ओबीसी की जब भी बात हो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 338 कौन सा है? बी। ए के अंदर कौन सा है? शेड्यूल ट्राइब का जो नेशनल कमीशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से एक्ट के थ्रू दिया गया? 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बिल नहीं है स्टूडेंट्स, एक्ट है। अभी प्रेजेंटली 128 बिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 127 तो इसके बारे में है। 128 बिल कौन सा है? 128 बिल है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो हम अभी कंटिन्यूस उसको पास किया गया है दोनों हाउसेस के द्वारा इस सेशन के अंदर में, जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट नागपुर के बारे में है। नागपुर कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो ये ईस्टर्न साइड है महाराष्ट्र स्टेट का, वहाँ पे जो विदर्भा का जो रीजन है उसके अंदर ये सिचुएटेड है नागपुर के अंदर क्या हुआ कि काफ़ी अच्छी बारिश होने की वजह से वहाँ पे जो फ्लड है उसकी सिचुएशन क्रिएट हुई। तो हमारा जो GS1 का जो पेपर है, GS1 का जो पेपर है उसके अंदर एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम, और उसकी क्या रेमेडी है। हमारे अर्बनाइजेशन के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम आपको अर्बन फ्लड का देखने के लिए मिलेगा कि थोड़ी सी बारिश होने के बाद में भी ऐसी जो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती है, 2 दिन बारिश हुआ फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हो गया, हैवी बारिश अगर हो जाए तो उसके बिहाइंड का रीज़न ये है, एक तो हमारे यहाँ पे जो सैनिटेशन है उसको प्रॉपर वे में ध्यान नहीं दिया जा सकता। स्वच्छ भारत अभियान के बाद में ज़रूर सिचुएशंस लिटिल बिट चेंज हुई हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि अर्बन एरिया के अंदर में जो ऐसे रिचार्जेबल पॉइंट हैं, पोंड हैं, लेक हैं, वो कंटिन्यूस एनक्रोचमेंट की वजह से स्टोर हो चुकी हैं। अब वो पानी जाए कहाँ? जो पॉन्ड्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे गांव के अंदर हों चाहे शहर के अंदर हों। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर एक रिपोर्ट थी कि पहले दिल्ली के अंदर अराउंड द 500 के आसपास कुछ लेक्स थी, इतनी संख्या हुआ करती थी। प्रेजेंट समय में अगर आप दिल्ली के आसपास लेक्स की बात करें तो मेजरली लेक्स कितनी हैं? मेजरली लेक्स के बारे में अगर आप घूमने भी निकलोगे ना दिल्ली के आसपास, तो आपको 4 से 5 ऐसी लेक हैं जो मेजरली आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसमें एक हौज खास के अंदर में जो दिल्ली सल्तनत के एरा के समय बनाया गया एक पौंड है। ऐसे आपको 4-5 जो लेक हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो लेक्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी पहले, 500 के आसपास छोटी मोटी जितनी भी लेक्स हुआ करती थी। तो यही एक अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलता है, उसकी वजह से प्रॉपर वे में इस तरीके से जो नालियाँ हैं वो नहीं बन पाती हैं। डेट्स ऑल अबाउट द नागपुर का जो रेन है अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम, जो GS1 का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आसाम के अंदर एक सेंट हुआ करते थे। सेंट का नाम तो आपको पता होगा, काफ़ी फेमस सेंट है जो हमारे अगर हम बात करें शंकरा देवा है, जो नियो वैष्णव जो संप्रदाय है, नियो वैष्णव संप्रदाय मीन्स भगवान विष्णु को जो मानने वाला जो एक नया संप्रदाय है, नया जो नियो वैष्णव, उससे बेसिकली ये बिलोंग किया करते थे शंकरा देवा। उनके द्वारा इनको इस संप्रदाय को रिवाइवल करने के रिगार्डिंग में भी जो काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो किए गए हैं। तो अगर हम शंकरा देवा के बारे में बात करें तो स्टूडेंट शंकरा देवा का जो जन्म है वो आपको देखने के लिए मिलेगा बटा द्रवा नाम की जगह है आसाम के अंदर में। अगर हम आसाम का जो मैप है उसको देखते हैं, काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है, ऐसे ब्रह्मपुत्रा है वो यहाँ पे फ्लो करती है। तो बेसिकली आसाम के अंदर अगर सपोज कीजिए यहाँ पे गुवाहाटी है, तो उसके ईस्टर्न साइड में जो बटा दरवा नाम की जो जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, उस एरिया में एक मोनेस्ट्री है, एक आश्रम है। उस आश्रम के आसपास का जो 8 किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर एनक्रोचमेंट को क्लियर किया जाएगा। जो भी ज़मीन है उसके वहाँ पे जो लोकल पीपल्स उससे रिलेटेड हैं, इंडिजीनियस पीपल, उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। उनका बेसिकली वो ज़मीन है, बाहर के जो माइग्रेंट्स हैं उनका एनक्रोचमेंट को निकाला जाएगा। अब हम शंकरा देवा का पहले पे तो टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स शंकरा देवा के बारे में या कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी हैं भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, इन सभी से रिलेटेड, तो उनका आपको टाइम पीरियड ज़रूर से पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि 1469 में तो एक्चुअली में आप देखिए कि हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं उनका जन्म है 1469 से लेकर 1539 तक उनका जन्म है। तो उन्हीं के कंटेम्प्रेरी हैं शंकरा देवा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गुरु नानक हैं, कबीर हैं, शंकरा देवा हैं, इन तीनों में कंटेम्प्रेरी कौन कौन है, इस तरीके से आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। जैसे कि 2015 में पूछा गया था दादू और दादू, गुरु नानक, इन सभी से रिलेटेड। तो 1449 है। उसके बाद में इनका देखिए कि आपको देखने के लिए मिलेगा 1568 तक इनका समय होता है। ये शंकरा देवा है, इनका ये टेन्योर पीरियड है।
इनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट जो नई नई चीज़ें हैं वो चलाई गई हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो भोर गीत नाम का एक म्यूजिक है, भोर गीत नाम का एक म्यूजिक है। भोर गीत आप जब आर्ट एंड कल्चर को रीड करोगे, उसके अंदर रीड करोगे, भोर गीत बेसिकली एक म्यूजिक है जो इनके द्वारा चलाया गया। एक इनके द्वारा चलाया गया अंकिया नाट। अंकिया नाट एक थिएट्रिकल जो परफॉर्मेंस है, थिएटर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा भोना है, भवना है। भवना तो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर होता है। इसका इंडिया से बाहर सऊदी अरेबिया में भी एक बार इसका प्रोग्राम हुआ था, जब भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। और आप इसके अलावा देखिए कि इनके द्वारा यहाँ पे जो सटरिया डांस है, जो हमारा सटरिया डांस है, वो भी इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया है, शंकरा देवा के द्वारा। तो एक क्लासिकल डांस को आप रीड करते होंगे जब आपको, या फोक डांस है उनको रीड करते होंगे उस समय, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, एक नई जो लैंग्वेज है वो भी इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। वैसे तो आसामीज लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा, बट इनके द्वारा एक ब्रजावली नाम की जो लैंग्वेज है, ब्रजावली नाम की जो लैंग्वेज है, ब्रजावली नाम की जो लैंग्वेज है वो इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी शंकरा देवा के द्वारा। नियो वैष्णव संप्रदाय से नया इन्वेंशन इन्होंने किया। भोर गीत अंकिया नाथ के द्वारा सत्रिया है, भोना है, ब्रजावली है। इसके अलावा एकाश्रम नाम धर्मा जो नियो वैष्णव का पार्ट है। इनके काफ़ी सारे जो किंगडम्स है वो इनसे इन्फ्लुएंस है। जैसे कोच नाम का किंगडम है, अहोम नाम का किंगडम है। ये किंगडम कहाँ है? आसाम के अंदर। अहोम तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था स्टूडेंट्स। एक बैटल लड़ी गई थी इनके द्वारा 1671 में, बैटल ऑफ सराय घाट। उस बैटल ऑफ सराय घाट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा लचित बारफुकान इनके कमांडर होते हैं अहोम किंगडम के। उस बैटल को अभी गवर्नमेंट के द्वारा 400 ईयर्स कंप्लीट होने पे उस बैटल से रिलेटेड जो पर्सन है लचित बारफुकान, काफ़ी ज़्यादा उसको प्रमोट किया गया था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था लास्ट ईयर वो। और ये देखिए कि कौन मुगल एम्परर है उस समय में। 1658 से लेकर 1707 तक कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के समय लड़ाई लड़ी गई। और ये बैटल ऑफ जो सराय घाट है उसके अंदर औरंगजेब का जैसे डिफीट हुआ ना, उसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो मुगल एम्पायर है वो एक्सपेंड नहीं हो सका। आप देखिए कि जो मुगल एम्पायर है वो कभी भी एक्सपेंड नहीं होगा। बाद में आपको 1828 के समय जो वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा पावर जरूर गेन की गई थी। डेट्स ऑल अबाउट द अहोम किंगडम। तो अहोम है, कोच है, ये किंगडम इनसे इन्फ्लुएंस है शंकरा देवा से। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक और किंगडम है जो बेसिकली आपको अरुणाचल प्रदेश और जो असम का जो इन्फ्लुएंस है, मटक नाम का जो किंगडम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये किंगडम जो है, जो वहाँ पे भरत सिंगा नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये किंगडम भी यहाँ पे जो शंकरा देवा हैं उनसे इन्फ्लुएंस था। जो नियो वैष्णव संप्रदाय को जिनके द्वारा रिवाइवल किया गया, एकाश्रम नाम धर्मा इनका देखने के लिए मिलता है। भोर गीत है, अंकिया नाट है, भोना है, और आपको सटरिया डांस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ब्रजावली नाम की जो लैंग्वेज है वो इनके द्वारा चलाई गई थी। वहाँ के जो सीएम है, वहाँ के जो पॉलिटिकल अथॉरिटी हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि इनका जो जन्म स्थान है शंकरा देवा का, बटादरवा, बटादरवा को बेसिकली यहाँ पे जो वेटिंगन सिटी है, कैथोलिक जो वेटिंगन सिटी है रोमन कैथोलिक्स के लिए, उसके पर्सपेक्टिव में इसको डेवलप किया जाएगा, उसके पर्सपेक्टिव में इसको डेवलप करेंगे। वेटिंगन सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सिचुएटेड है। एक छोटी सी जगह है वेटिंगन सिटी, छोटा सा एक हमारा कोई टाउन मानिए, उसके इक्वल इसका वो है। और इसका सिक्योरिटी रोमन्स के द्वारा किया जाता है या जर्मन्स के द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक मैं आपको यहाँ पे मूवी सजेस्ट करूँगा इससे रिलेटेड। अगर आपको सिंबल्स, साइंस और रिलीजन का जो कन्फ्लिक्ट है, सिंबल्स की क्या वैल्यू है, उसके रिगार्डिंग में एक मूवी है। मूवी का नाम है शायद एंजल्स एंड डेमोस। एंजल्स एंड डेमोस है। कभी आपको समय मिले तो देख लेना, कभी आपको अगर इंटरेस्ट हो रिलीजन और साइंस का क्या कन्फ्लिक्ट चला था, कैसे सिंबल्स की वैल्यू है, हर एक सिंबल की कोई ना कोई वैल्यू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ताऊ देवीलाल हैं। ताऊ देवीलाल काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हरियाणा के पर्सपेक्टिव में, और हमारे कंट्री में भी जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं उनके पर्सपेक्टिव में। क्योंकि आप देखिए 1989 से लेकर 91 तक ये बेसिकली इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, डिप्टी पीएम रहे थे। उस समय चाहते थे पीएम बन सकते थे, बट इन्होंने बेसिकली उस समय में अपने आप को डिप्टी पीएम के रूप में देखा। और एक इन्हीं के जो एसोसिएट हैं बीपी सिंह, उन्होंने इनके द्वारा जो पीएम है वो बनाया गया। चौधरी देवीलाल या ताऊ बेसिकली हरियाणा के अंदर एक वर्ड होता है ताऊ, जो एट शो द इन्फ्लुएंस, या उन जो बड़े पर्सन्स होते हैं ना उनके साथ में कनेक्टिविटी शो करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हरियाणा, राजस्थान, इन सब एरियाज़ के अंदर में।
तो ताऊ देवीलाल के बारे में अगर हम बात करें, जो आज का जो डे है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। इनके जो एक्सटेंडेड फैमिली है, इनके जो बेटे पोते जो भी हैं, उनके द्वारा इस बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। आप देखिए कि 2021 में हमने इस टॉपिक को क्यों डिस्कस किया, पॉलिटिकल टॉपिक था कम्प्लीटली। 2021 में सिविल सर्विस प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्या ताऊ देवीलाल 1991 का जो इलेक्शन है उसमें 3 जगह से कंटेस्ट किए थे क्या। अब आपको जब इलेक्शन कंटेस्ट की जब भी बात आती है तो आपको एक पता होना चाहिए कि 96 के अंदर एक जजमेंट आया था। 96 का जजमेंट क्या है कि एक पर्सन 2 ही सीट से कंटेस्ट कर सकता है, एक पर्सन 2 ही सीट से कंटेस्ट कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हमारे ऑनरेबल पीएम सर नरेंद्र मोदी जो प्रेजेंटली पीएम हैं हमारे, 2014 में इन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़ा था। एक गुजरात की सीट थी, एक बनारस की जो सीट है। बाद में गुजरात की सीट इनको वैकेंट करनी पड़ी, वहाँ पे फिर से इलेक्शन हुए थे। तो अब प्रेजेंटली जो प्रोविजन है वो 2 सीट का है। पहले 3 सीट 4 सीट भी हुआ करता था, कोई रेगुलेशन नहीं था। ताऊ देवीलाल 3 सीट से चुनाव लड़े थे 93 के समय, तीनों सीट से ये यहाँ पे जो इलेक्शन है वो लोस्ट करते हैं। इससे पहले आप देखिए कि 89 के समय भी इनके द्वारा 3 जगह से चुनाव लड़ा गया था। राजस्थान के अंदर सीकर है, राजस्थान के अंदर एक सीकर नाम की जगह है जो एजुकेशन के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंट है। एक टाउन है शेखावटी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोहतक जो हरियाणा के अंदर है, और एक फिरोजपुर जो जगह है जो बेसिकली फजलिका का जो एरिया है पंजाब के अंदर में, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ऐसे फिरोजपुर है। तो ऐसे 3 जगह से चुनाव लड़ा था ताऊ देवीलाल ने। जो फार्मर्स कम्युनिटी है उनसे रिलेटेड थे, उन्हीं से रिलेटेड काफ़ी सारे इनके इनिशिएटिव हैं हरियाणा के अंदर में। एक आपको मैं बुक सजेस्ट करूंगा, जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं उनकी एक बुक है। अगर आप हरियाणा के आसपास से बिलोंग करते हो या हरियाणा की पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है, हरियाणा अंडर द 3 लाल, हरियाणा अंडर द 3 लाल। 3 लाल कौन है? बेसिकली हरियाणा की पॉलिटिक्स के अंदर आपको 3 लाल देखने के लिए मिलते हैं। एक बंसी लाल है, एक भजन लाल है, एक ताऊ देवी लाल है। अलग अलग एरियाज से बिलोंग करते हैं। इनका जो एरिया है आपको हिसार का साइड से देखने के लिए मिलता है। जो प्रेजेंट समय में इनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली के जो लीडर्स हैं वो भी हैं। तो ये आपको 2 इलेक्शन का जो प्रोविजन है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 सीट का जो प्रोविजन है, हमारे ऑनरेबल पीएम सर भी लड़े थे। अभी 2 ही सीट फिक्स हैं, पहले अनलिमिटेड सीट हुआ करती थी, इन्होंने 3 सीट से एक ही समय जो इलेक्शन हुआ, 91 का इलेक्शन हुआ जनरल इलेक्शन, 89 का इलेक्शन हुआ, 3 जगह से इन्होंने इलेक्शन है वो लड़ा था। दैट्स ऑल अबाउट द ताऊ देवीलाल के बारे में है। फार्मर कम्युनिटीज़ के पर्सन है, उनकी वॉइस इन्होंने रेज की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें निफा वायरस के बारे में है। निफा वायरस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, निफा वायरस जो कि कोझिकोड के अंदर उसका आउटब्रेक हुआ था, बट उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया गया है, कंटिन्यूस सर्विलेंस किया गया है। ब्लड जो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनको यहाँ पे कंटिन्यू सैम्पलाइज किया गया है, नेगेटिव्स आए हैं मैक्सिममली। और लास्ट जो केस आया था वो 15 सितंबर के दिन आया था। आप देखिए कि अब पिछले 7-8 दिन से जो केस है वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल है निफा वायरस के। निफा वायरस का आपको पता होगा कि कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है, इसका कोई भी यहाँ पे जो वैक्सीन है वो नहीं है। सब्सिडरी वैक्सीन के थ्रू इसका सपोर्ट किया जाता है, जो सेकेंडरी वैक्सीन है उनके द्वारा ही। नेक्स्ट अगर हम निफा वायरस के बारे में बात करें स्टूडेंट, निफा वायरस का फर्स्ट टाइम आउटब्रेक जो साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारे कंट्रीज हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और सिंगापुर है, उस एरिया के अंदर हुआ। लेटर फेज में आपको बांग्लादेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, और 2018 के समय कहाँ पे हुआ था? 2018 के समय हमारे केरल के अंदर ही हुआ था। उस समय में आप देखिए कि बनाना का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पर्सनस थे, बट जो अप्रैल के समय जो हमारे बनाना कंट्री के अंदर जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो जलगांव एरिया से देखने के लिए मिलता है। जलगांव कहाँ है? जलगांव है महाराष्ट्र के अंदर में। तो बनाना के जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, कि लोग सोच रहे थे कि बनाना की वजह से जो स्प्रेड है वो हो रहा है इसका निफा वायरस का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो फ्रूट बैट है उनके अंदर इसके जो सिम्टम्स हैं वो पाए जाते हैं, उसके अंदर ये वायरस पाया जाता है, ये आरएनए वायरस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो पिग्स हैं उनके अंदर भी मिलता है। कोविड-19 के समय एक कॉन्सेप्ट चला था, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? वन हेल्थ। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? वन हेल्थ। एडिटोरियल जब भी रीड करोगे ना काफ़ी बार इसको मेंशन किया जाएगा। वन हेल्थ क्या है कि एनिमल का भी ध्यान रखो, ह्यूमन बीइंग का भी ध्यान रखो, और दोनों को सर्विलेंस करते रहो, क्योंकि रिसेंट समय में लास्ट 10 ईयर 20 ईयर के अंदर में जितने भी आउटब्रेक हुए हैं
उनका जो सोर्स है वो आपको एनिमल के आसपास ही देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वायनाड के बारे में, वायनाड के बारे में क्या है कि एक टाइगर है, उसको कैप्चर करने के रिगार्डिंग में जो कुछ डिसीजंस है वो लिए गए हैं। वो बेसिकली एक सेटलमेंट हैबिटेशन के एरिया के अंदर जो टाइगर है वो मिला है। आप देखिए कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, चीफ जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे बेसिकली जो टाइगर है उसको यहाँ पे केमिकलाइज वे में मोबिलाइज करने का कोशिश किया जा सके। आप देखिए कि अगर कोई टाइगर है, सपोज कीजिए उनके द्वारा हंटिंग किया जाता है, मैन हंटर टाइगर बन जाता है। अगर कोई टाइगर है वो यहाँ पे कंटिन्यूस मैन्स को हंट करता है, या मैन हंटर टाइगर का उसको स्टेटस दे दिया जाता है, उसको कंट्रोल करना या वो बाहर का जो सेटलमेंट का एरिया है उससे पकड़ के वाइल्ड लाइफ के एरिया के अंदर लाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, हंट का जो यहाँ पे ऑर्डर है वो दे दिया जाता है, अगर कंट्रोल करना मुश्किल है और वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हंट का जो अगर हम बात करें, हंट का जो प्रोविज़न है वो कौन देता है, तो हमारा जो चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके पास पावर होती है हंटिंग का ऑर्डर देने की। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1 to 4 जो प्रोविज़न है इसके 1 to 4, जिसके अंदर में क्या किया गया है, जिसके अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है एनिमल्स को, इसके प्रोविजंस को रीड करना। 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था ना, उसके अंदर में क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे एक क्वेश्चन था इसका प्रोविजन से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है स्टूडेंट्स 1976 का। याद करने का तरीका क्या है, 4 + 2 = 6, 1976। 44 है, ऐसा ही है कि इमरजेंसी के बाद में आया था, 4 4 = 8, 1978 ईयर जो याद करने का ऐसा कुछ इसका तरीका है। बेसिकली ना भी समझ में आए तो कोई ज़रूरी नहीं है, हर एक पर्सन का अलग अलग तरीके से वो याद करता है इन सबको। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्टेट का जो कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था जो हमारा वाइल्ड एनिमल है, बर्ड है, इनका मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में जो प्रोविज़न है उसे। स्टूडेंट 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनको ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट लिस्ट से, जो हमारा बेसिकली जो 7th लिस्ट है ना, 7th शेड्यूल, जिसमें 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो स्टेट से कंकरेंट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था। एक एनिमल है जो हमारे वाइल्ड एनिमल है, इनका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में। सेकंड आप देखिए कि एजुकेशन के रिगार्डिंग में है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, वेट मेजरमेंट है। एक आप बताओगे, 5 के अंदर में से एक आप बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर में। 4 मैंने बता दी हैं यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, वेट एंड मेजरमेंट, और एक एजुकेशन है। इसी के रिगार्डिंग में एजुकेशन का जब भी कभी एडिटोरियल्स आएंगे ना तो एक क्वेश्चन उठाया जाता है कि एक तो इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया एजुकेशन को, स्टेट वाले बोलते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेंटर वाले बोलते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डेट्स वाउ द एजुकेशन का जो हमारा डाउनग्रेड। तो एक कंसर्न में जब भी नेगेटिव में एक पॉइंट लिख सकते हो कि स्टेट लिस्ट के अंदर ना होते हुए या सेंट्रल लिस्ट के अंदर ना होते हुए ये कहाँ पे है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर में। स्टूडेंट्स बिहार के अंदर में क्या हुआ, बिहार के अंदर वैसे तो लिकर बैन है, बट आप देखिए कि बिहार के अंदर वहाँ पे कुछ लोगों का डेथ हुआ है। कोई भी यहाँ पे जो सस्पिशियस जो कंज्यूम करना या सुपीरियस जो लिकर है उसका कंज्यूम करने की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिकर बैन को कहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। सॉरी, मैं ही बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 47 में इसमें बोला गया है कि जो भी इंटॉक्सिक कंटामिनेटेड जो लिकर्स हैं या कंटामिनेटेड जो ऐसी चीज़ें हैं उनको इंजीरियस है हेल्थ के लिए, उसको नहीं पीना है, नहीं वो करना है। गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ गवर्नमेंट्स के द्वारा बेसिकली इसको क्या क्या किया गया है, बैन किया गया है। गुजरात है हमारा, एक गुजरात है, बिहार है यहाँ पे, और 2 हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, एक है मिजोरम, एक है मिजोरम और एक है नागालैंड। मिजोरम और नागालैंड के अंदर भी जो शराब है उसको बैन किया गया है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा भी एक जजमेंट दिया गया था कि नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवे हैं उनका जो 500 मीटर का जो एरिया है उसके अंदर लिकर है वो नहीं सेल की जाएगी। बट आप देखिए दिल्ली के अंदर जो हमारी होटल इंडस्ट्री है वो मैक्सिमम हाईवेज के आसपास आपको देखने के लिए मिलती है कहीं पे भी। तो उन्होंने फिर उसके अगेंस्ट में गए थे कि हमारा जो राइट टू कंडक्ट बिजनेस है आर्टिकल 19 के अंदर में, तो उसके अगेंस्ट में ये प्रोविज़न है। उसके बाद में यहाँ पे जो एरिया है उसको रिड्यूस किया गया था। काफ़ी अलग अलग तरीके के प्रोविज़न है। अभी कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़ के अंदर था, इसको हमने डिस्कस किया था। ये 2017 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ये कुछ 4 स्टेट हैं जिसके अंदर शराब बैन है आर्टिकल 47 में। इसको गांधीयन प्रिंसिपल के रूप में जैसे हम देखते हैं डीपीएसपी के अंदर में।
अब आप ये देखिए कि गांधीयन प्रिंसिपल कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत के अंदर ही बताया गया है कि ऐसा जो गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। हाँ, गांधी जी का प्रोविजन था कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको नहीं पीना चाहिए, जो इंजीरियस हैं हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपका न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करने के लिए सही नहीं है, उनको नहीं पीना चाहिए। तो गांधीयन प्रिंसिपल का ये पार्ट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ पे डीपीएसपी है, ओनली डीपीएसपी का प्रोविजन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, तो नेक्स्ट न्यूज़ के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट तेलंगाना के पर्सपेक्टिव में। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव है, उसे चलाया गया। तेलंगाना का प्रोविजन का अगर हम नाम दें, बुद्धावनम नाम का प्रोजेक्ट है। बुद्धावनम प्रोजेक्ट क्या है? बुद्धावनम बुद्धावनम प्रोजेक्ट ये है कि तेलंगाना के जो लोग हैं वो यहाँ पे श्रीलंका के लिए जाएंगे। श्रीलंका के अंदर जो पिताका जो हुआ करते थे, विनय पिताका, सुत पिताका, अभिधम पिताका, उन पिताकाज को किसके अंदर लिखा गया था? पाली लैंग्वेज के अंदर में। बाद में क्या हुआ कि जब शुरुआत में तो ओरली वो बताए गए थे ना, शुरुआत में तो ओरली बताए गए थे। बाद में उन पिताकाज को क्या किया गया था स्टूडेंट्स? उन पिताकाज को किया गया था कि उनको जब यहाँ पे जो पेड़ की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर जो लिखा गया था, श्रीलंका के किंग हुआ करते थे, उनके द्वारा बेसिकली माना गया है कि वो जो किंग हैं जिनका नाम है देवान प्रिया नाम के किंग है। देवान प्रिया अगर वर्ड का अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप देखिए कि देवान मीन्स कि जो भगवान है, भगवान को जो प्रिय हैं। ऐसा ही एक वर्ड आपको किसका देखने के लिए मिलेगा? हमारे जो अशोका हैं, और अशोका के ये कंटेम्पररी हैं श्रीलंका के जो किंग हैं। देवान प्रिया नाम इनका नाम है, देवान प्रिया तिस्सा। अब देवान प्रिया तिस्सा हैं, ये डेट्स ऑल अबाउट द कि वहाँ पे वो चले गए हैं, वहाँ पे वो चेक करेंगे कि कैसे किस तरीके से कौन सी केव्स के अंदर में, जो मथाला केव हैं, कोलंबो और कैंडी का जो एरिया है जिसके अंदर में। एक आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, बेसिकली कमेंट सेक्शन के अंदर मत बताना ये आप। श्रीलंका 1-2 साल से न्यूज़ के अंदर है। श्रीलंका के अंदर 3-4 सिटी हैं, देखिए 3-4 सिटी क्या हैं। एक तो हम्बन तोता जो पोर्ट है उसके बारे में आप देखना कि कहाँ पे है, इस साइड है या इस साइड है, कहाँ पे है। नेक्स्ट आप देखना कोलंबो का लोकेशन कहाँ है, जो उसका जो कैपिटल है कोलंबो वो कहाँ है, क्योंकि ईस्टर बॉम्बिंग हुआ था उसके बाद में वहाँ पे इकोनॉमी की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। 4-5 साल से कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। नॉर्दर्न पार्ट भी न्यूज़ के अंदर में था, क्योंकि सिंगली और हमारे जो तमिलियंस हैं उनका इश्यू चलता है। यहाँ पे कौन सी सिटी है? जाफना। तो जाफना, कोलंबो, कैंडी और आपको हम्बन तोता पोर्ट है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट जो जगह हैं उनको एक बार मैप के अंदर देखना, और रफली आप कहीं ना कहीं मार्क कर लेना कि नॉर्दर्न में कौन सा है, कोलंबो कहाँ पे है या कैंडी कहाँ पे है, उनको एक बार जरूर से देखना, क्योंकि आइलैंड कंट्री है, नाइबर है, न्यूज़ के अंदर भी है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक ये आप एक चीज़ देखना कि जो 0 डिग्री है वो क्या श्रीलंका का वो पास करता है, क्या श्रीलंका को बाइफरकेट करता है, या श्रीलंका के अबाउ एरिया से? अबाउ एरिया में तो करेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है वो 10 डिग्री उसको पास करेगा। तो 0 डिग्री आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिलेगा, तो उसका एक लोकेशन देख लेना 0 डिग्री कहाँ से पास होता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बात करेंगे, तो भगवान बुद्ध के चले जाने के बाद में उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा 4 अलग अलग तरीके से क्या किया गया, 4 अलग अलग तरीके से जो संघ हैं, जो मीटिंग है वो की गई। तो अगर हम बात करें जो जिनको हम नाम देते हैं काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी स्टूडेंट्स? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह के अंदर में। कहाँ पे हुई? राजगृह के अंदर में। कि किसके द्वारा यहाँ पे ये जो काउंसिल है वो करवाई गई थी? काउंसिल करवाई गई थी स्टूडेंट्स अजात शत्रु के द्वारा। अजात शत्रु नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा करवाई गई। काउंसिल के अंदर हेड कौन बने, यानी काउंसिल को प्रेसाइड किनके द्वारा किया गया? महाकश्यपा के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? महाकश्यपा के द्वारा किया गया, राजगृह के अंदर हुई, और अजात शत्रु नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा पैट्रोनाइज किया गया। ये प्रेसाइड करने वाले हैं, ये पैसे देने वाले कि आप ऑर्गेनाइजेशन कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आए थे 2 पिताका। कौन से पिताका है? विनय पिताका आया और हमारा आया सुत पिताका। विनय आया और सुत आया। विनय पिताका किसको काम दे दिया गया? विनय पिताका दे दिया गया वो उपाली को। उपाली को कह दिया गया कि आप इसको बनाइए भैया, जो भी है। सुत पिताका के बारे में अगर हम बात करें तो आनंदा है, आनंदा के अंडर लीडरशिप में ये एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। दैट्स ऑल अबाउट द विनय पिताका, सुत पिताका, जो उपाली है, आनंदा है, इनकी क्या क्या प्रोविजंस हैं ये आप रीड करना कि रिलीजियस प्रोविजन किसमें है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन किसके अंदर है। सेकंड अगर हम काउंसिल की बात करें तो सेकंड काउंसिल कहाँ हुई स्टूडेंट्स? वैशाली के अंदर में। वैशाली के अंदर होती है सेकंड काउंसिल।
इसको किनके द्वारा यहाँ पे जो पैसे हैं जो पेट्रोनाइज है वो किनके द्वारा किया गया? काल अशोक के द्वारा। काल अशोक के द्वारा, काल अशोक नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा किया गया। प्रिसाइड करने वाले पर्सन का नाम क्या है? सबाकामी। सबाकामी नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा प्रिसाइड किया गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किनके द्वारा हुई स्टूडेंट्स? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा के अंदर होती है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो यहाँ पे बेसिकली पेट्रोनाइज पर्सन कौन थे? अशोका। हमारे जो अशोक हैं, किंग अशोक हैं, वो हैं, क्योंकि किंग अशोक तो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे। तो आप देखिए कि उसी के रेजिस्टेंस में एक ब्राह्मणिज्म जो कम्युनिटी है उनका जो नया किंगडम है, जैसे अशोक की डेथ के बाद में जब किंगडम है जब कमज़ोर होगा मौर्यन डायनेस्टी, तो उसके बाद में आप देखें कि जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटी होती हैं उनके द्वारा एक नया जो किंगडम है, एक जो नया सेनापति है उसको तैयार किया जाएगा। और जो बृहदर्थ नाम के जो पर्सन है उसकी वहाँ पे डेथ होती है और उनके द्वारा नाम क्या है? पुष्यवती शुंगा हैं, जिनके द्वारा बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था नई डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी। तो पाटलिपुत्रा है, अशोका है, और इसको हेड करने वाले क्या नाम है स्टूडेंट? इसका नाम है तिस्सा। मोगालीपट्टू तिस्सा है। ये बेसिकली ये पर्सन ही है, देवाम्प्रिया तिस्सा अलग है, वो वहाँ के किंग थे श्रीलंका के। अब आती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल स्टूडेंट्स किनके से कहाँ पे हुई है? मैं इसको थोड़ा सा डाउन साइड करता हूँ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, कश्मीर के अंदर हुई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। किनके द्वारा पेट्रोनाइज किया गया? कुषाण किंग है, कनिष्का। कनिष्का नाम के जो किंग है, देखो ये बाहर से आए थे ये लोग, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसी से आएंगे मैक्सिमम आपको। तो ये कुषाण यहाँ पे सेटल होते हैं, बाद में अलग अलग एरियाज के अंदर ये स्प्रेड करेंगे। तो कुषाण किंग है, कनिष्का, उनके द्वारा किया गया। और इस काउंसिल को हेड करने वाले जो पर्सन है उनका नाम है स्टूडेंट्स वासुमित्रा। वासुमित्रा। और नेक्स्ट पर्सन है जो वाइस प्रेसिडेंट भी थे इस काउंसिल के अंदर, उनका नाम है असु घोषा। असु घोषा। असु घोषा के द्वारा एक कौन सी किताब लिखी गई है? बुद्धा चरित्रा। और वासुमित्रा के द्वारा महाविभाषा लिखी गई है, कौन सी किताब लिखी गई है? और एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर में, आप देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो अशोक के द्वारा की गई थी, इसके अंदर आता था अभिधम्म पिताका। ये जो तीनों पिताका हैं, ये दो तीनों पिताकाज हैं जिसके अंदर रिलीजियस कोड कोडिफिकेशन है, कैसे काउंसिल के अंदर जाना है, कैसे संघ के अंदर एंट्री करनी है, सबकी बात की गई है। इन पिताकाज को पाली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था। बट ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर के अंदर हुई कनिष्क की लीडरशिप में, और वासुमित्रा वहाँ पे प्रिसाइड ऑफिसर थे, असुमित्रा थे। तो इसके अंदर आपको जो संस्कृत है उसका यूज भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि असु घोषा की जो किताब है बुद्धा चरित्र, जिसके अंदर संस्कृत का लिटिल बिट यूज है। अब हमने यहाँ पे क्या बात की? श्रीलंका के बारे में बात की। अब आप हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं तो दो बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक बुद्धिस्ट लिटरेचर का नाम है दीपावमसा। एक बुद्धिस्ट लिटरेचर का नाम है दीपावमसा, और नेक्स्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर का नाम है महावमसा। नेक्स्ट नाम है महावमसा। तो दीपावमसा एंड महावमसा दो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जो श्रीलंका के पर्सपेक्टिव में हैं। अब तेलंगाना से ये लोग श्रीलंका के लिए क्यों गए उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, मध्यमी का स्कूल जो बुद्धिज्म का एक स्कूल है, मध्यमी का स्कूल, उसके एक सेंट है नागार्जुना। नागार्जुना वो पर्सन है जो तेलंगाना के एरिया के अंदर उनका एक यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे वो चलाया करते थे यूनिवर्सिटी, जो नागार्जुनम श्री साइलम टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, उसी एरिया के अंदर उनका स्कूल था, मध्यमी का स्कूल नागार्जुना का। अब नागार्जुना को वहाँ पे होने की वजह से ये प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया। वो लोग श्रीलंका कैंडी का जो एरिया है वहाँ की केव्स के अंदर में गए हैं, कैसे जो पिताकाज हैं उनको वहाँ पे स्टोर किया गया था, जो पाम है, जो यहाँ पे पेड़ पत्तियाँ हैं उनके ऊपर लिख के कैसे उसको स्टोर किया गया। डेट्स ऑल अबाउट द कि एक यहाँ पे बुद्धिज्म को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में है। अब ये जो न्यूज़ हमने डिस्कस की है ना, ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड, फोर्थ, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। और स्टैटिक पार्ट को इग्नोर मत करना। जब भी हम कोई न्यूज़ रीड करते हैं ना, स्टैटिक को मैं क्यों डिस्कस करता हूँ, क्यों हम इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बिहाइंड के रीजन यही है कि जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सपोज कीजिए महावंशा दीपावंशा का क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसके अलावा पूछ लिया गया अशोक का कौन सा, अशोक ने किसको वहाँ पे महेंद्र को भेजा था या किसको सेंड किया था श्रीलंका के अंदर में अपना जो मैसेज है वो डिलीवर करने की रिगार्डिंग में। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए हम स्टैटिक पार्ट को यहाँ पे रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट, दैट्स ऑल अबाउट द काउंसिल के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, कश्मीर के अंदर हुई थी कनिष्का के द्वारा। वासुमित्रा असु घोषा प्रिसाइडिंग एंड डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। इसके अंदर आप देखिए हीनयान एंड महायान का जो बाइफर्केशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हीनयान एंड महायान का
जो बाइफर्केशन है। तो हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से भी हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट्स। 2011 के समय क्या हुआ, 11 के समय जापान के अंदर आई सुनामी। जापान के अंदर आई सुनामी। सुनामी आने की वजह से वहाँ का जो फुकुशिमा एरिया है, फुकुशिमा एरिया के अंदर इनका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या हुआ, सुनामी की वजह से डिस्ट्रोएशन हुआ, तो वहाँ का जो फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव है वो हुआ, और उसकी वजह से जो पानी है उस पानी को अब गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है सी के अंदर में। गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, पानी को ट्रीट करने के बाद में उसको सी के अंदर रिलीज किया है जापान की गवर्नमेंट के द्वारा। अब जापान की गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया तो वहाँ के जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, बाहर के जो कंट्रीज हैं, उनके द्वारा सवाल उठाए गए कि आपने ये पानी रिलीज किया है, कंटामिनेटेड फूड होगा। और आप, जापान तो बेसिकली सी फूड के लिए जाना जाता है, सी फूड के एक्सपोर्ट के लिए। आप देखिए कि वेल का जो यहाँ पे इंटरनेशनल वेल कमीशन के द्वारा इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि वेल का इलीगली इनके द्वारा बेसिकली उसको किलिंग किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि जापान का सी फूड फेमस है, एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा पोजीशन है। तो उसके रिगार्डिंग में कुछ चाइना के द्वारा जापान का जो सी फूड है उसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा जो कोरिया है, सदर्न कोरिया, उनके द्वारा भी जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। अब आप ये देखिए कि जो जापान के जो पीएम है, कासिदो जो पीएम है, उनके द्वारा क्या किया गया, उस पानी से निकली हुई एक फिश है उसको ईट करके उन्होंने दिखाया, देखिए कि यहाँ पे कंटामिनेटेड नहीं है, हमने इसको पूरा कंप्लीटली ट्रीट करने के बाद ही हमने इसको जो सी है उसमें रिलीज किया है। रिलीज करने के बिहाइंड का क्या रीजन है, रिलीज करने के बिहाइंड का रीजन ये है स्टूडेंट्स कि अब उसको स्टोर करना डिफिकल्ट हो रहा था, उसका जो कंप्लीटली है वो एरिया है वो यहाँ पे स्प्रेड होता और उसको स्टोर करना जापान के लिए डिफिकल्ट था, इस वजह से उसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब ट्रीटमेंट और इन सब के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे क्या बेसिकली एक जो कंटामिनेटेड वाटर है उसके अंदर में क्या इस तरीके से रिलीज करने से या उसको ट्रीट करने से कंप्लीटली जो चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा एडवांस लिक्विड जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, एडवांस लिक्विड जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 62 टाइप की जो रेडियो एक्टिव चीज़ है उनको ये ट्रीट कर सकता है। बट अगर हम बात करें कि जो ट्रीटियम है, तो ट्रीटियम है वो बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक हाइड्रोजन का आइडेंटिकल है और इसको ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी ने भी बेसिकली कहा है कि आप इसको रिलीज कर सकते हो, ये कंटामिनेटेड नहीं है। ट्रीटियम को यहाँ पे आइडेंटिकल हाइड्रोजन का होने की वजह से उसको रिमूव करना डिफिकल्ट है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि मान सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी का वहाँ पे जो ट्रिटियम के प्रेजेंस होने की वजह से उस पानी में पॉइंट कुछ 1% वहाँ पे हो सकता है कि रेडियो एक्टिविटी हो। बट वो रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे जो न्यू बोर्न बेबी हैं उनको यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है। नए जो अगर मदर के द्वारा उसको सी फूड को ईट किया जाता है और न्यू बोर्न बेबी को कहीं ना कहीं डिफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा बॉडी के इफेक्ट की बात की गई, ट्रिटियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो बॉडीज़ के द्वारा उसको अर्ली एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। जो ट्रिटियम है उसको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया जाता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। डेट्स ऑल अबाउट द फुकुशिमा, ये इंसिडेंट है जापान के पीएम ने फिश को जो ईट करके दिखाया गया। अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी माना गया कि जो न्यूक्लियर है कंटामिनेटेड नहीं, आप रिलीज कीजिए। बट आप देखिए कि एडवांस लेवल का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है या एडवांस जो लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके बाद में भी हम ट्रिटियम को नहीं निकाल सकते, हाइड्रोजन का आइडेंटिकल होने की वजह से। सी फूड के ऊपर इफेक्ट होगा ग्लोबल, यहाँ पे जो डिप्लोमेसी है या पॉलिटी है उसके अंदर भी इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि चाइना के द्वारा जो साउथ चाइना सी है उसको अपना पार्ट माना गया, उन सब के बारे में भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट था यहाँ ट्रिटियम, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एडवांस लेवल जो प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें 62 रेडियो एक्टिविटीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे हैं, जैसे कि आपको एक होमवर्क देता हूँ मैं। होमवर्क ये है कि काकरापर नाम की एक जगह है, काकरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है। जैसे तारापुर आपने सुना होगा, काकरापुर कहाँ पे है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। ये वैसे गुजरात के अंदर है, पर गुजरात में कहाँ पे है, कौन सी रिवर वहाँ पे फ्लो करती है, डेट्स ऑल अबाउट द आपके लिए एक होमवर्क है, जस्ट ऐसे रैंडम देख लेना।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में। डिफेंस सेक्टर के अंदर हमारा जो विक्रांत जो कैरियर हुआ करता था उसी का जैसा ऐसा कोई सेकंड प्लान है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। डिफेंस का अगर हम बात करें, डिफेंस एक्विजिशन बोर्ड है, डिफेंस प्लानिंग जो कमेटीज़ हैं उनके द्वारा ये बेसिकली डिसीजंस लिए जाते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में बात करें तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, बेसिकली डिफेंस है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है, या रक्षा मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही है जिसके अंदर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो गए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग है उसके अंदर में इन्होंने एड्रेस किया कि पहले फ्रीडम के नाम पे काफ़ी कुछ हुआ करता था, तो क्यों ना अब साउथ साउथ की जो कंट्रीज है वो मार्केट के नाम पे कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स एक जोक चला करता है डिप्लोमेसी के अंदर में, जैसे ही पहले किसी कंट्री के अंदर में, पहले किसी कंट्री के अंदर ऑयल मिलता था, ऑयल जैसे ही मिलता था, श्रीलंका सॉरी यूएसए के द्वारा एक बात कही जाती थी कि देखिए आई थिंक यू नीड फ्रीडम ऑल्सो। आई थिंक जैसे ही किसी कंट्री के अंदर ऑयल मिला, पता लगा कि इस कंट्री के इस एरिया के अंदर ऑयल है, तो वहाँ पे यूएस के द्वारा अपना जो डिप्लोमेसी है, अपने जो पर्सन सेंड किए जाएंगे, एक फैक्शन को क्रिएट किया जाएगा, अथॉरिटी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ेगा। उसके बाद में मेनली जोक ये था कि आई थिंक यू नीड फ्रीडम आल्सो, कि आपको डेमोक्रेसी भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए। उसके बाद में वहाँ पे दो फैक्शंस हैं। ये देखिए कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज इसी तरीके से आपको डिस्टेबलाइज है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो जयशंकर सर के द्वारा यही कहा गया है कि पहले क्यों न फ्रीडम के नाम पे क्या कुछ नहीं किया गया इस वर्ल्ड के अंदर में, क्यों ना अब साउथ साउथ कोऑपरेशन में मार्केट के पर्सपेक्टिव, क्योंकि इंडिया एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, साउथ साउथ कंट्रीज जो है काफ़ी बड़े मार्केट हैं, तो पॉपुलेशन अधिक होने की वजह से तो डबल स्टैंडर्ड को यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर जितना भी डबल स्टैंडर्ड है उसको डील करने की ज़रूरत है, मोर रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का जो 6 मेन ऑर्गन है उनका ये पार्ट है। आपको 6 ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और 2-3 जो हैं आप बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है मुकुर्थी नेशनल पार्क के बारे में। मुकुर्थी नेशनल पार्क की बात किया है, ये आप ये देखिए, मुकुर्थी नेशनल पार्क एक तो कहाँ पे है, एक तो आपको मुकुर्थी नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, सॉरी तमिलनाडु के अंदर है। ये आप नाम देखना स्टूडेंट्स, ये नाम बेसिकली कौन से सिटी का है, क्या ये ऊटी का नाम है? जो ऊटी एक बेसिकली वहाँ पे एक टाउन है, काफ़ी फेमस है, हिली टाउन, उसका नाम है कि ये उदांद मंदलम जो नाम है बेसिकली ऊटी का नाम है क्या? ये ज़रूर से देखना आप। अगर हम बात करें स्टूडेंट मुकुर्थी नेशनल पार्क के बारे में, मुकुर्थी नेशनल पार्क के सॉरी मुकुर्थी नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु के अंदर है। यहाँ पे आपको जो ट्राइब देखने के लिए मिलती है वो है टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब वहाँ पे मिलती है। कल हमने किसको डिस्कस किया था, नीलगिरी तहर के बारे में। नीलगिरी जो तहर हैं, नीलगिरी तहर बेसिकली गोट का एक टाइप है जो वहाँ पे सदर्न इंडिया के जो हाई हिल्स का रीजन है उसके अंदर मिलती हैं। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क और कौन सा नेशनल पार्क था, इराविकुलम नेशनल पार्क, जहाँ पे वो मिलती थी। इराविकुलम और मुकुर्थी नेशनल पार्क के अंदर उनकी संख्या है कि ईस्टोन स्पीसीज के रूप से वो पाई जाती हैं। नीलगिरी तहर के बारे में अगर हम बात करें तो IUCN स्टेटस क्या था, एंडेंजर्ड। अब ये न्यूज़ के अंदर क्यों था, मुकुर्थी नेशनल पार्क वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन है उनको किया जाएगा, कि जैसे आप देखिए कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एवलांचे का जो सिचुएशन है वो हुआ था, पर नॉर्थ इंडिया के अंदर जो टाइगर हंटर हैं, जो टाइगर का जो पोचिंग करने वाले जो लोग हैं उसी समय में वो आए, तो इस ऐसे एरियाज़ के अंदर में बेसिकली मुकुर्थी नेशनल पार्क में इस तरीके के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा सकेंगे जिससे कि जो सस्पिशियस मूवमेंट है, इलीगल मूवमेंट है लोगों का, पोचर्स का, उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सके। कुछ समय पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो कैमराज हैं वो लगाए जाएंगे, पेंच पेंच जो टाइगर रिजर्व का एरिया है उसके अंदर में कुछ कैमरा लगाए गए थे जिनको ट्रेल का नाम दिया गया था, कि जो पेड़ है, सपोज कीजिए ये एरिया है, यहाँ पे कोई पेड़ है, पेड़ के अंदर कैमरा लगा दिए गए, उससे बेसिकली इनको डिटेक्ट किया था। जो दूधवा नेशनल पार्क पेंच का जो रीजन है उसके अंदर में उसको प्रैक्टिस किया गया था एज ए एक्सपेरिमेंट बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, तो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। हमारे यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे 3A 3A बेसिकली 3A जो इम्पोर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं। एक तो देखिए कि कौन है, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं हमारे चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। ANM और आशा, जो आशा हैं
सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। डेट्स ऑल अबाउट द 3A। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। हमारे बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन है ग्रास रूट लेवल, गांव के लेवल के ऊपर में, जिससे कि उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट के द्वारा 2017 के समय मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर काफ़ी सारे जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो चलाए गए, उनको यहाँ पे टीकाकरण किया गया। काफ़ी सारी जो डिजीज़ है उनसे उनको बचाया जा सके, उनका इम्यूनिटी है उसको बूस्ट किया जा सके। न्यूट्रिशनल लेवल पे हमने डीपीएसपी में भी इसको डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीपीएसपी नंबर क्या है उसको रीड करना, 47 है या 48, आपको अभी अभी हमने डिस्कस किया है न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूवमेंट करने की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट स्टूडेंट, नागोर्नो कारोबाग के अंदर जो लड़ाई चल रही है, नागोर्नो कारोबाग कहाँ है? नागोर्नो कारोबाग आप देखिए कि नागोर्नो कारोबाग नाम की जो जगह है वो है आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर। अब अजरबैजान प्रेजेंटली काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड है। आर्मेनिया के जो वहाँ पे नागोर्नो कारोबाग रीजन के जो पर्सन्स हैं उन्होंने भी अजरबैजान को ज्वाइन कर लिया। इस वजह से आर्मेनिया ने जो अपने लोग हैं जो रेस्क्यू कर लिए हैं कि आप लोग आ जाइए। प्रेजेंट समय में जो रसिया के द्वारा जो CSTO चलाया गया था, CSTO क्या था? CSTO की अगर हम बात करें स्टूडेंट, 2002 में ये इस्टेब्लिशमेंट में आया। रसिया ने देखा कि यूएस का जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जो कंट्री हैं वो कलेक्टिव डिफेंस का प्रोविजन है, ऐसा ही अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई, CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2002 के अंदर में 6 कंट्रीज के पार्ट थे कि हम आपको डिफेंड करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। 6 कंट्री कौन कौन से हैं? एक तो आर्मेनिया है, एक बेलारूस है। बेलारूस क्यों न्यूज़ के अंदर में था? बेलारूस के अंदर जो न्यूक्लियर्स हैं वो डिप्लॉय किए थे रसिया के द्वारा और उन्होंने कहा था कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। एक अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कजाकिस्तान है, एक किर्गिस्तान है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, 3 कंट्री ये हैं। आर्मेनिया, बेलारूस है और एक कंट्री आपको कौन देखने के लिए मिलेगा? एक है स्टूडेंट्स रसिया। यूरेशियन जो रीजन है उसके अंदर ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव थे, ये कंट्री समहाउ रसिया से ही इंक्लूडेड हैं। रसिया कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, बट आप देखिएगा आर्मेनिया का जो अजरबैजान के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें रसिया के द्वारा यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया। यहाँ पे आर्मेनिया के लीडर्स के द्वारा कहा गया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसने पुतिन को बेसिकली क्रिमिनल का स्टेटस दिया है, उसको अरेस्ट करने की बात की गई है। इसी वजह से पुतिन साउथ अफ्रीका के लिए नहीं गए थे। तो आप देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हम रेटिफाई करेंगे। आर्मेनिया के जो पर्सन्स हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके द्वारा कहा गया है ये वो जगह है जहाँ पे इनको रेस्क्यू किया गया है। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है किसी का जो एक सेटल्ड एरिया है उसमें इस तरीके से डिप्लॉयड करना कि ये एरिया दूसरी कंट्री के अंडर में आ गया है। जैसे इंडिया ने भी जो हमारा 47 का जो क्राइसिस है, पार्टीशन का, जो हमने फेस किया था, जो फैमिलीज हैं जिन्होंने बेसिकली वो माइग्रेंट किए, तो काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे दिल्ली के अंदर में आप देखिए, दिल्ली में जो राजेंद्र नगर है, तिलक नगर है, पटेल नगर है, ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे जो जगह है ना, ये बेसिकली वही लोग हैं जो माइग्रेंट करके आए थे। तो उन माइग्रेंट्स का जिनको सेटल किया गया है ना, जो राजेंद्र नगर का एरिया है UPSC एस्पिरेंट्स के लिए, तो उसके आसपास के जो एरिया है तिलक नगर, ये सब वो उसी की वजह से डेवलप हुए थे माइग्रेंट्स जो पीपल्स हैं। दैट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स, हमने अजरबैजान का इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टूडेंट्स की नासा के द्वारा जो एस्ट्रॉइड का जो सैंपल है वो अर्थ के ऊपर लाया गया है। नासा यहाँ पे सेकंड कंट्री बना है। इससे पहले जापान के द्वारा भी कुछ एस्ट्रॉइड के जो सैंपल्स हैं वो लाए गए थे। बेनू नाम का जो एस्ट्रॉइड है वहाँ से ये जो सैंपल्स हैं वो लाए गए थे। तो ये बेसिकली उताब नाम का जो डेजर्ट है उसके अंदर ये सैंपल्स हैं वो उतारे गए हैं पैरासूट के थ्रू में। अब उसको देखा जाएगा कि क्या उसके अंदर है, क्या कार्बन है या क्या है, जो भी उनके द्वारा चेक किया जाएगा। ये उनका बेसिकली एक मिशन है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो रिसर्च स्पेस क्राफ्ट है जो एस्ट्रॉइड्स को यहाँ पे स्टडी करने के पर्सपेक्टिव में है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, नीदरलैंड के अंदर ये टाटा स्टील का कोई प्लांट है, वहाँ की एक स्टडी में बताया गया है कि इस प्लांट के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनका 2.5 ईयर्स कम आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सा बात है, एमिशन टू मच होने की वजह से। वैसे नीदरलैंड किस वजह से जाना जाता है स्टूडेंट्स? नीदरलैंड अपने वाटर मैनेजमेंट, डैम्स का जो मैनेजमेंट है, जो डैम्स का मैनेजमेंट है, वाटर का मैनेजमेंट है, उसकी वजह से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गैलेक्सीज हैं उनके बारे में कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब यहाँ पे गैलेक्टिक टाइड्स की बात की गई है कि गैलेक्सीज के अंदर भी जैसे हमारा जो सी है, सपोज कीजिए ये हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, जो सी का एरिया है, इसके अंदर कंटिन्यूस आपको टाइड देखने के लिए मिलती है ना, हाई टाइड लो टाइड, जैसे सी में टाइड आपको देखने के लिए मिलती हैं, सेम गैलेक्सीज के अंदर भी इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये फोटो दिखाई गई है, फोटो किसकी है? फोटो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की। क्या मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी दूसरी गैलेक्सी हैं? हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जिसमें हमारा जो मिल्की वे का एक सिमिलर गैलेक्सी है वो आपको अरामाडो है वो देखने के लिए मिलती है। अगर गैलेक्सीज के बारे में बात करें, ग्रेविटेशनल वेव काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कैसे स्टार फॉर्मेशन होता है उस गैलेक्सी के अंदर में, फिर इस तरीके से जो पाए जाते हैं स्टार्स ये सब। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो डार्क मैटर होता है जिसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, उसको भी बेसिकली इफेक्ट करता है जो गैलेक्टिक जो टाइड्स हैं, जो गैलेक्टिक वेव्स हैं। दैट्स ऑल अबाउट द गैलेक्सी। हो सकता है यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कभी कभी साइंस में क्या है ना, 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं साइंस के अंदर में। 9 से 10 क्वेश्चन में आप देखिए 1 या 2 तो आपका डिजीज का आउटब्रेक से रिलेटेड, 1-2 साल के अंदर कोई हुआ, कोई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उससे रिलेटेड होगा। 1 या 2 क्वेश्चन काफ़ी ऐसे रैंडम पूछ लिए जाते हैं जो कभी हो सकता है पूछ लिया जाए। दैट्स वाई रीड कर लेना चाहिए थोड़ा। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन को आपको एग्जैक्ट ना आए तो आप यहाँ पे जो अंदाजा है वो लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे इस साल वो फ्लाइंग स्क्वायरल जो गिलहरी होती है उसके बारे में पूछा गया, क्या उनको द्वारा अपना जो नेस्ट है वो खुद के द्वारा बनाया जाता है या कैसे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप अपना जो इनडायरेक्टली नॉलेज के थ्रू उसको सोल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये आज का डिस्कशन था, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। एक न्यूज़ यहाँ पे हमने मिस की है कि मन की बात जो प्रोग्राम है ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा किया जाता है, तो उनके अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ मेंशन किया था। एक रिवर है, रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए, सोट रिवर है। उस रिवर को कैसे रिवाइवल किया है, उस रिवर के बैंक के चारों तरफ जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं लोगों के द्वारा, तो उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। वो उसका रीज़न है, अभी मैं मन की बात का प्रोग्राम का जो एक एक वर्ड है जो हमारे एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हमको स्टडी ऐसे ही करनी है जो एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काम आई। तो मन की बात प्रोग्राम में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनको मैं बेसिकली एक समरी बना के डालता हूँ, समरी बना के अपलोड करता हूँ चैनल के ऊपर में, तो आप वहाँ पे उसको देख लेना। जल्दी मैं क्या तो आज कर दूंगा या कल उसको ज़रूर अपलोड करूँगा। इससे पहले मैंने अगस्त का जो मंथ है उसकी भी की है, और कोशिश करेंगे कि आपका जो योजना जो मैगजीन होती हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है जो मेंशन की जाती है, और ग्रामीण लेवल पे जो कुरुक्षेत्र मैगजीन होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2023 का जो जनवरी है ना, जनवरी से लेकर और अगस्त तक की योजना जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है वो आपके लिए जल्द से जल्द मीन्स अक्टूबर 15 से पहले पहले अपलोड कर दूं, और आपका जो ये मन की बात प्रोग्राम है ये भी जनवरी से अपलोड कर दूं, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट टर्म है, कोई भी क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया, और आप इनको रिवाइज कर लेना जब भी आपको समय मिले, 2x की स्पीड से वीडियो को देख लेना जब भी आपको समय मिले। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।